दोस्तों, आज आपको इस वीडियो में पता चलेगा कि घर में कितने तुलसी के पौधे लगाने चाहिए, कौन सी तुलसी लगानी चाहिए, रामा या श्यामा। तुलसी घर में लगाने से क्या क्या फायदे होते हैं, हम आपको इस महान कथा के माध्यम से बताते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। किसी जंगल में एक नीलकंठ पक्षी का जोड़ा रहता था। दोनों पति पत्नी एक दूसरे को दिल और जान से चाहते थे। नीलकंठ की जो पत्नी थी वह बहुत ही बड़ी जिज्ञासु स्वभाव की चिड़िया थी। अपने पति से हर समय पर कुछ ना कुछ पूछती रहती थी। एक रात जब दोनों पति पत्नी गंगा किनारे एक वृक्ष की डाली पर बैठे हुए थे, तो नीलकंठ की पत्नी अपने पति नीलकंठ से कहती है, हे पियाजी, आज मेरा मन बड़ा ही व्याकुल है। आज मुझे बहुत ही ज़्यादा बेचैनी हो रही है। आप कुछ ऐसा उपाय करो कि जिससे मेरा मन थोड़ा हल्का हो जाए। जब नीलकंठ अपनी पत्नी की ये बातें सुनता है तो नीलकंठ अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, ऐसा क्या कारण है जिससे तुम्हारा मन इतना व्याकुल है? आखिर मुझे ऐसा क्या करना होगा जिससे तुम्हारी व्याकुलता दूर हो जाए? यह सुनकर नीलकंठ की पत्नी कहती है कि हे पिया जी, कोई ऐसी कहानी सुनाओ जिससे सुनकर मेरा मन शांत हो जाए। नीलकंठ अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, आज मैं तुम्हें एक अमीर बहन और गरीब भाई की कहानी सुनाता हूँ। आज की ये कहानी सुनकर तुम्हें ये पता चल जाएगा कि एक भाई व बहन का रिश्ता कैसा होता है और एक बहन व भाई को अपना रिश्ता कैसे निभाना चाहिए। और साथ ये जानने को मिलेगा कि मनुष्य पर गरीबी क्यों आती है, किस कारण से मनुष्य गरीब बन जाता है, ऐसे कौन से कर्मों के कारण मनुष्य गरीबी के चुंगल में फंसता चला जाता है, तथा ऐसे कौन से कर्म करने से उसकी गरीबी दूर होती है और तुलसी माता या लक्ष्मी देवी की कृपा बरसती है। ऐसे बहुत से सवालों के जवाब आपको जानने को मिलेंगे। इसलिए आज की कहानी बड़ी ही मार्मिक और जीवन की प्रेरणा देने वाली है। इस कहानी से आपको 8 ज्ञान की बातें सीखने को मिलेंगी। ये 8 सीख यदि कोई मनुष्य अपने जीवन में उतार ले तो वह बड़ी ही आसानी से अपनी गरीबी दूर कर सकता है। नीलकंठ की पत्नी कहती है, हे पिया जी, यदि ये कहानी इतनी ही अच्छी तथा ज्ञानवर्धक है तो आप कहानी कहना प्रारंभ कीजिए। मैं बड़े ध्यान से इसे सुनूंगी और इस कहानी में बताई गई 8 बातों पर जरूर अमल करूंगी। नीलकंठ कहानी सुनाना प्रारंभ करता है और कहता है, बहुत पुराने समय की बात है। किसी नगर में बहुत ही अमीर किसान रहता था। उस किसान के 2 जुड़वा संतानें जन्म लेती हैं। उन दोनों संतानों में एक पुत्री तथा दूसरा पुत्र होता है। किसान अपनी पुत्री का नाम रोशनी तथा पुत्र का नाम अमर सिंह रख देता है। किसान की दोनों संतानें धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं। जब उनकी आयु विवाह के योग्य हो जाती है तब किसान को उनके विवाह की चिंता सताने लगती है। एक दिन किसान किसी कार्य से दूसरे नगर में जाता है तो वहाँ एक अमीर व्यापारी का पुत्र उसे अपनी पुत्री रोशनी के लिए पसंद आ जाता है। किसान अपनी पुत्री का विवाह उस व्यापारी के पुत्र से कर देता है। इस प्रकार रोशनी अपने पिता के घर से विदा लेकर अपने ससुराल चली जाती है। अब किसान अपने पुत्र के विवाह के बारे में सोचने लगता है। वह सोचता है कि मेरी पुत्री तो अपने घर बार की हो गई, अब मुझे अपने पुत्र का भी विवाह कर देना चाहिए। यदि मेरे पुत्र का विवाह हो गया तो मैं अपना बचा हुआ जीवन अपने पुत्र वधू के साथ आराम से व्यतीत करूंगा। इतनी कहानी सुनाने के बाद नीलकंठ बोला, हे प्रिय, ईश्वर की लीला बड़ी ही अपरंपार है। कब किसको अमीर बना दे, कब किसको गरीब बना दे, यह कोई नहीं जानता। ऐसा ही कुछ उस अमीर किसान के साथ हुआ। एक दिन वह किसान बहुत ही भयानक बीमारी की चपेट में आ गया। किसान के पुत्र अमर सिंह ने अपने पिता की ऐसी हालत देखी तो वह बहुत दुखी, हताश, निराश हो गया। अमर सिंह ने आस पड़ोस के अच्छे से अच्छे हकीम और वैद्यों से किसान का इलाज करवाया। महंगी से महंगी दवाइयाँ लाता है, लेकिन किसान की तबीयत में ज़्यादा सुधार नहीं होता। ऐसा करते करते 2 साल बीत जाते हैं और अमर सिंह के पास पिता की जमा पूंजी खत्म हो जाती है, लेकिन फिर भी अमर सिंह अपने पिता का इलाज जारी रखता है। यह सब किसान भी देख रहा था। किसान को अपनी बीमारी से ज़्यादा बेटे की चिंता होने लगी। वह सोचने लगा कि मेरा पुत्र मेरी बीमारी के इलाज में कंगाल हो गया है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो कुछ ही समय में यह कर्जवान भी बन जाएगा। किसान अपने पुत्र अमर सिंह को अपने पास बुलाता है और कहता है, हे पुत्र, जब भी कोई कार्य अपने सामर्थ्य से बाहर हो जाता है तो
उसे ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। इसलिए अब तुम मेरी चिंता छोड़ो, अपने भविष्य के बारे में सोचो। मेरा क्या है, आज नहीं तो कल संसार को छोड़कर जाना ही पड़ेगा। अब तुम अपना विवाह करके अपनी गृहस्थी आगे बढ़ाओ। अपने पिता के मुख से ऐसी बातें सुनकर अमर सिंह एकदम से चुप हो जाता है। आखिर वो बेचारा कर भी क्या सकता था। उसके घर में जो भी जमा पूंजी थी वो तो उसके पिता के इलाज में पहले ही खर्च हो चुकी थी। तब अमर सिंह बोलता है कि हे पिताजी, जैसा आपको उचित लगे वैसा कीजिए। तब वह किसान अपने पुत्र अमर सिंह की शादी एक गरीब किसान की पुत्री से करवा देता है और शादी के कुछ दिन बाद ही उस किसान की मृत्यु हो जाती है। पिता की मृत्यु के बाद अमर सिंह पूरी रीति रिवाज से पिता का अंतिम संस्कार करता है। पिता की बीमारी में अमर सिंह के घर और खेत खलियान तो पहले ही बिक चुके थे और जो कुछ भी जमा पूंजी बच जाती है वह पिता के अंतिम संस्कार में समाप्त हो जाती है। इस प्रकार से अमर सिंह बहुत ही गरीब व दीनहीन हो जाता है। जब अमर सिंह बिल्कुल ही कंगाल हो जाता है तो वह गांव के बाहर अपनी पत्नी के साथ एक झोपड़ी में रहने लग जाता है और दूसरों के खेतों में मेहनत मजदूरी करके जीवन यापन करने लग जाता है। उधर अमर सिंह की बहन रोशनी, जिसका विवाह एक धनी व्यापारी के घर में होता है, जब उसे अपने भाई की हालत का पता चलता है तो वह अपने भाई से नफरत करने लग जाती है। वह सोचने लग जाती है कि अब तो मेरा भाई बिल्कुल ही कंगाल हो गया है। यदि इस हालत में वह मेरे ससुराल आएगा तो मेरी देवरानी और जेठानी मेरा मजाक उड़ाएंगी, मेरा मान सम्मान कम हो जाएगा। यह सब सोचकर रोशनी अपने सगे भाई से रिश्ता तोड़ देती है। ना तो रोशनी अपने पियर जाती है और ना ही अपने भाई को कभी ससुराल बुलाती है। इधर अमर सिंह को भी अच्छे से पता होता है कि उसकी बहन रोशनी उससे नफरत क्यों करती है, इसलिए वह भी कभी रोशनी के ससुराल नहीं जाता। इधर तो रोशनी बड़े आराम शान शौकत से रहती है, उधर अमर सिंह मेहनत व मजदूरी करके अपने दिन काटता रहता है। नीलकंठ कहता है कि हे प्रिय, जब कुछ साल ऐसे ही गुजर जाते हैं तो एक दिन रोशनी के पुत्र की शादी तय हो जाती है, लेकिन रोशनी अपने भाई को किसी भी प्रकार का कोई निमंत्रण नहीं देती है। जब इस बात का पता अमर सिंह को चलता है कि उसके भांजे की शादी होने वाली है तो वह इस बात को सुनकर बहुत ही खुश हो जाता है। इस बात की खबर सुनकर अपनी पत्नी विमला को जाकर बताता है कि मेरे बहन के लड़के की शादी है, हम सभी को मेरी बहन रोशनी के ससुराल चलना होगा। जब अमर सिंह की पत्नी को इस बात की जानकारी होती है कि ननद के बेटे की शादी है तो वह इस बात को सुनकर बहुत खुश हो जाती है और सोचने लगती है, चलो इसी बहाने ही सही, कम से कम अपनी ननद से जाकर मिल तो लूंगी। विमला अपने पति से कहती है, हे पिया जी, यह तो बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे भांजे की शादी है। मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगी, लेकिन पहले मुझे यह बताओ कि हमारी ननद रानी ने हमारे लिए निमंत्रण भेजा है या नहीं। अपनी पत्नी के मुख से ऐसी बात सुनकर अमर सिंह बिल्कुल चुप हो जाता है और अमर सिंह कहता है कि निमंत्रण तो नहीं आया, मुझे भी यह खबर किसी दूसरे के मुंह से पता चली है कि हमारे भांजे की शादी है, लेकिन क्या फर्क पड़ता है तो हमारे ही बहन के बेटे की शादी। विमला अपने पति से कहती है, हे प्रिय, वह बात तो सही है आपकी, लेकिन बिना निमंत्रण के ननद के ससुराल में जाना मुझे उचित नहीं लगता। अमर सिंह अपनी पत्नी को समझाते हुए कहता है कि रोशनी के ससुराल वाले बड़े आदमी हैं, उन्हें हमारी याद नहीं रही होगी, या फिर यह भी हो सकता है कि उन्होंने निमंत्रण का पर्चा भेजा हो लेकिन वह पर्चा हमारे पास पहुंचा ही ना हो। इसलिए तुम किसी भी प्रकार का सोच विचार मत करो, तुम बच्चों को तैयार करो और मेरे साथ बहन के ससुराल चलो। अपने पति की ये बातें सुनकर विमला ने पति से कहा कि आप जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो, लेकिन बिना निमंत्रण के मैं ननद के ससुराल नहीं जाऊंगी। पत्नी से ऐसी बातें सुनकर अमर सिंह कहता है कि ठीक है, यदि आप नहीं जाना चाहती तो मत जाओ, बच्चों के साथ घर पर ही रहो, मैं अकेला ही अपनी बहन के ससुराल चला जाता हूँ। यदि मैं भी नहीं गया तो मेरी बहन की देवरानी और जेठानी मेरी बहन को बात बात पर ताना मारेंगी और कहेंगे कि कहीं खर्चा न हो जाए, इसलिए तेरा भाई अपने इकलौते भांजे की शादी में नहीं आया। और यह कहकर अमर सिंह घर से बाहर चला जाता है। नीलकंठ आगे अपनी पत्नी को यह कहानी सुनाते हुए कहता है, हे प्रिय, अमर सिंह बहुत ही ज़्यादा गरीब था और निर्धन था। किसी से पैसे उधार लेता है, उधार लिए हुए पैसों से अपनी बहन रोशनी और भांजे के लिए सुंदर सुंदर
वस्त्र खरीदता है। उन कपड़ों को लेकर अपनी बहन के ससुराल चल देता है। पैदल चलते चलते अमर सिंह को सुबह से शाम हो जाती है। तब कहीं जाकर के बहन के दरवाजे पर पहुंचता है और दरवाजे के एक तरफ जाकर खड़ा हो जाता है और वहीं खड़ा होकर अपनी बहन के आने का इंतजार करने लगता है। तभी रोशनी की जेठानी की नज़र अमर सिंह पर पड़ जाती है। वह अमर सिंह को पहचान जाती है। अमर सिंह को देखने के बाद रोशनी की जेठानी रोशनी के पास जाकर रोशनी को बताती है कि हे रोशनी, आज तेरा भाई आया है और वह तेरे दरवाजे पर खड़ा है। जब रोशनी अपनी जेठानी से ये सब सुनती है तो वह अपनी जेठानी से पूछने लगती है, हे दीदी, यदि तुमने मेरे भाई को देखा है तो मुझे बताओ। मेरा भाई मेरे ससुराल में किस हालत में आया है, मेरे भाई ने आखिर कैसे कपड़े पहने हैं। तब रोशनी की जेठानी कहती है, तुम्हारा भाई फटे पुराने वस्त्र पहनकर तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा है और दरवाजे पर खड़ा हुआ तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा है। यह सब सुनकर रोशनी गुस्से में भर उठती है और वह सभी की नज़रों से बचते बचाते हुए अपने भाई के पास पहुंचती है। इधर अमर सिंह जब अपनी बहन को रोशनी को आते हुए देखता है तो खुशी के मारे उसका चेहरा खिल जाता है। अपनी बहन को देखकर अमर सिंह की आंखों में खुशी के आंसू टपकने लगते हैं। लेकिन रोशनी अपने भाई को सबसे छुपते छुपाते हुए घर घर के सबसे अंदर वाले कमरे में ले जाती है और कमरे में ले जाकर पूछती है, हे भैया, तुम्हारे पास निमंत्रण किसने भेजा था। तब अमर सिंह कहता है कि बहन, तुमने तो मुझे बिल्कुल ही भुला दिया, पर किसी के मुंह से मुझे पता चल गया कि मेरे भांजे की शादी है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारे बेटे के लिए नए कपड़े लेकर आया हूँ। अपने भाई से इन बातों को सुनकर रोशनी कहने लगती है, भैया, बेशर्मों की तरह तुझे मेरे घर पर नहीं आना चाहिए था। इस पुराने फटे कपड़े पहनकर मेरे घर चले आई। कम से कम अपनी इज्जत नहीं तो मेरी इज्जत का तो ख्याल रखते। मेरे मान सम्मान का तो ध्यान रखना चाहिए था। आखिर तुम्हारी तो कोई इज्जत नहीं है, कम से कम मेरी इज्जत का तो सोचा होता। अपनी बहन के मुख से ऐसे कटु शब्द सुनकर उस मजबूर भाई अमर सिंह का कलेजा छलनी हो जाता है। वह अपनी बहन के कदमों में गिर जाता है और माफ़ी मांगता है। कहता है कि बहन, मुझे आज क्षमा कर दो। मुझे नहीं पता था कि मेरी वजह से आज तुम्हारी इतनी बदनामी होगी। यदि मुझे यह बातें पहले पता होती तो मैं इधर कभी नहीं आता। बहन, मैं तो यह सोचकर आया था कि मेरे भांजे की शादी है। यदि मैं नहीं पहुंचा तो मेरी बहन को उसकी देवरानी जेठानी ताना मारेंगी। अमर सिंह की ये सब बात जब रोशनी सुनती है तो उसका गुस्सा थोड़ा शांत हो जाता है और वो अमर सिंह से कहती है, चलो, जब तुम आ ही गए हो तो मेरे बेटे की शादी तक यहीं रुकना। तुम इसी कमरे में बंद रहना और भूलकर भी तुम इस कमरे से बाहर मत निकलना। जब भोजन बन जाएगा तो मैं भोजन की थाली इसी कमरे में लेकर आ जाऊंगी। तुम भोजन करके चुपचाप पिछले दरवाजे से अपने घर के लिए चले जाना। तब अमर सिंह कहता है कि ठीक है बहन, मैं आज ही तुम्हारी ससुराल से अपने गांव चला जाऊंगा। और रोशनी कमरे से बाहर जाते समय कमरे की कुंडी लगा जाती है। अमर सिंह उस अंधेरे कमरे में बैठकर अपनी बहन के वापस आने का इंतजार करने लग जाता है। साथियों, इतनी कहानी सुना करके नीलकंठ चुप हो जाता है। तब नीलकंठ की पत्नी कहती है कि पिया जी, बड़ी ही प्यारी कहानी है, आगे सुनाओ। तब नीलकंठ कहता है कि हे प्रिय, इधर तो अमर सिंह उस अंधेरे कमरे में बैठा हुआ अपने बहन के लौटने का इंतजार कर रहा होता है कि आज मेरी बहना भोजन लेकर वापस आती ही होगी, मुझे भी स्वादिष्ट भोजन खाने के लिए मिलेगा। उधर वह निर्मोही बहन अपने भाई को उस कमरे में बंद करके अपने घरेलू काम धंधे में लग जाती है और शादी के काम धंधे में इतनी ज़्यादा खो जाती है कि उसे याद ही नहीं रहता कि उसका सगा भाई बंद कमरे में उसके लौटने का इंतजार कर रहा है। जैसे जैसे समय बीतता है, भूख प्यास की वजह से अमर सिंह छटपटाने लगता है। उसकी हालत भी खराब होने लगती है। तब अमर सिंह अपनी बहन को आवाज़ लगाता है, लेकिन उसकी आवाज़ कोई नहीं सुनता। अमर सिंह को कमरे में बंद हुए 3 दिन हो जाते हैं और अमर सिंह को अपने घर
बीवी बच्चों की याद सताने लगती है। अमर सिंह सोचता है यदि कोई इधर नहीं आया तो मैं बंद इसी कमरे में ही मर जाऊंगा। यदि मैं मर गया तो मेरे बीवी बच्चों का पालन पोषण कौन करेगा, उनका क्या होगा। अमर सिंह यह सोचते सोचते बेहोश होने लगता है। तभी किसी काम की वजह से रोशनी की जेठानी उस कमरे के पास से गुजरती है। जब अमर सिंह के कानों में उसकी पायल की आवाज़ सुनाई देती है तो अमर सिंह अपनी पूरी ताकत लगा के उस कमरे के दरवाजे को पीटने लगता है। उसकी जेठानी के कानों में उस दरवाजे को पीटने की आवाज़ सुनाई देती है तो वह दरवाज़ा खोल कर देखती है और अमर सिंह से पूछने लगती है कि हे भैया, आपको इस कमरे में किसने बंद किया। तो अमर सिंह इस बात का कोई जवाब नहीं देता। जब उसकी जेठानी दोबारा पूछती है तो अमर सिंह यह बात छुपा जाता है कि उसकी बहन ने ही उसे यहाँ बंद किया है और वह कहता है कि मैं तो यहाँ आराम करने के लिए आया था। तभी किसी ने गलती से बाहर से दरवाजे की कुंडी लगा दी और मैं इस कमरे बंद होकर अकेला छटपटा रहा था। यदि बहन आज तुम नहीं आती तो मेरे तो प्राण पखेरु ही उड़ जाते। इतना कहकर अमर सिंह वहां से चुपचाप पिछले दरवाजे से अपने घर के लिए चल देता है। 3 दिन का भूखा प्यासा अमर सिंह काफी दूर निकल आता है और चलते चलते अब उसे चक्कर आने लगते हैं। अमर सिंह का सर चकराता है और वह जमीन पर गिरने वाला ही होता है। तब कहीं से एक बूढ़ी माँ आ जाती है। वह बूढ़ी माँ अमर सिंह को गिरने से बचा लेती है। थोड़ी देर बाद अमर सिंह देखता है कि उस बूढ़ी माँ ने अपनी गोद में उसको लेटा रखा है और बूढ़ी माँ अपने पल्लू से उसे हल्की हल्की हवा कर रही है। होश आने के पश्चात अमर सिंह खड़ा हो जाता है। खड़ा होने के बाद उसे बूढ़ी माँ को प्रणाम करता है और कहता है, हे माता, आप कौन हो। तब बूढ़ी माँ कहती है, ये सब छोड़ो बेटा, मुझे ये बताओ तुम कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जा रहे हो। तब अमर सिंह बताता है, हे माँ, मेरी भांजे की शादी थी, इसी वजह से मैं अपने बहन के ससुराल गया था। अब मैं लौटकर वहीं से आ रहा हूँ। इधर मेरा गांव है, मैं अपने गांव जा रहा हूँ। तब बूढ़ी माँ अमर सिंह से कहती है, बेटा, यदि तुम बुरा ना मानो तो तुम्हें एक बात पूछना चाहती हूँ। तब अमर सिंह कहता है कि पूछो मैया, तुम मुझसे क्या पूछना चाहती हो। तब बूढ़ी माँ पूछती है, बेटा, यदि तुम अपनी बहन के घर से आ रहे हो तो जैसा कि तुमने बताया वहाँ पर शादी थी, तो फिर तुम लौट के खाली हाथ कैसे जा रहे हो। क्या तुम्हारी बहन ने तुम्हारे बीवी बच्चों के लिए कुछ नहीं भेजा। बूढ़ी माँ के मुख से ऐसी बातें सुनकर अमर सिंह की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। तब अमर सिंह उस बूढ़ी माँ को पूरी घटना बता देता है। अमर सिंह के मुख से पूरी घटना सुनने के बाद बूढ़ी माँ कहती है कि तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, जो हुआ उसे तुम भूल जाओ, जाने दो। यहाँ से कुछ दूरी पर मेरा एक बगीचा है। उस बगीचे में अनेक प्रकार के भांति भांति के फल लगे हुए हैं। तुम उस बगीचे में चलकर पहले अपना पेट भर लो, क्योंकि बेटा, तुमने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। जब तुम्हारा पेट भर जाए तो कुछ फल तुम अपने बीवी बच्चों के लिए भी तोड़ लेना। जब तुम्हारे बीवी बच्चे तुमसे पूछें कि तुम्हारी बहन के ससुराल से बच्चों के लिए क्या आया है तो तुम ये फल दे देना। ऐसा करने से बेटा तुम अपने बीवी बच्चों के सामने शर्मिंदा होने से बच जाओगे। इससे तुम्हारा मान सम्मान प्रतिष्ठा भी बची रहेगी। अमर सिंह इस प्रकार से जब बूढ़ी माँ की बातें सुनता है तो बूढ़ी माँ की बात मानकर उसके बगीचे में पहुंच जाता है और अपना पेट भर के अपने बीवी बच्चों के लिए भी फल तोड़ लेता है और बूढ़ी माँ से वहां से जाने की आज्ञा मांगता है। तब बूढ़ी माँ अमर सिंह से कहती है, हे पुत्र, जाते समय तुम मेरी इन 8 बातें सुनते जाओ। ये 8 बातें तुम्हारे जीवन में बहुत काम आएंगी। इस प्रकार से उस बूढ़ी माँ ने अमर सिंह को 8 बातें बताई। इस प्रकार अमर सिंह बूढ़ी माँ की वो 8 बातें सुनकर अपने घर चल देता है। जब वह घर पहुँचता है तो उसके बच्चे उसको देखकर दौड़े दौड़े उसके पास आते हैं और पूछने लगते हैं, पिताजी, बुआ के घर से आ रहे हो, आखिर बुआ ने हमारे लिए क्या भेजा है। यह सुनकर अमर सिंह उस थैले को अपनी पत्नी के हाथ में रख देता है और घर से बाहर निकल जाता है। अमर सिंह के घर के बाहर जाने के बाद उसकी पत्नी जब उस थैले को खोलती है तो
उसके अंदर का नज़ारा देखकर वह हैरान हो जाती है। वह थैला पूरा जो फलों से भरा हुआ था वह फलों से ना होके सोने चांदी के फलों से भरा हुआ होता है। उसके थैलों में बहुत सारे हीरे मोती होते हैं। यह देखकर उसकी पत्नी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और दौड़कर अपने पति के पास पहुंचती है और अपने पति के पास पहुंचकर कहती है कि हे प्रिय, तुम तो शादी में गए थे ना, तुम मेरी ननद से क्या लेकर आए हो। इन बातों को सुनकर अमर सिंह सोचने लगता है कि मेरी पत्नी को शायद फल पसंद नहीं आए, इसलिए वह मुझसे ऐसे बातें पूछ रही है। तब अमर सिंह कहता है कि हे प्रिय, मेरी बहन ने जो कुछ भी भेजा मैंने तुम्हें वो लाकर दे दिया है, तुम बच्चों में बराबर बराबर उसे बांट दो। तब अमर सिंह की पत्नी बड़े ही खुशी के साथ कहती है, तुम एक बार अंदर चल के देखो तो सही, आपकी सगी बहन ने क्या भेजा है। यह कहकर वह अपने पति को पकड़कर घर के अंदर ले आती है और वो हीरों से भरा हुआ थैला उसके आगे कर देती है और अपने पति से कहने लगती है कि मेरी प्यारी ननद ने तो मेरा भाग्य ही बदल दिया। जब अमर सिंह वो नज़ारा देखता है तो वह समझ जाता है कि मुझे रास्ते में जो बूढ़ी माँ मिली थी वह कोई साधारण महिला नहीं थी, वो कोई देवी माँ थी। लेकिन अमर सिंह इस बारे में अपनी पत्नी से कुछ भी नहीं कहता। नीलकंठ ने कहा, हे प्रिय, वह बूढ़ी माँ और कोई नहीं बल्कि वही माता लक्ष्मी थी, क्योंकि अमर सिंह की पत्नी रोज सुबह उठकर तुलसी माँ की पूजा किया करती थी। वह अपने आंगन में कभी भी बिना तुलसी का नहीं रखती थी और कभी तुलसी को सूखने भी नहीं देती थी, क्योंकि वह एक से ज़्यादा तुलसी रखा करती थी। तब नीलकंठ की पत्नी कहती है, हे पतिदेव, मुझे तुलसी के बारे में और जानकारी चाहिए। तब नीलकंठ कहता है, हे प्रिय, अधिकांश घरों में एक ही तुलसी का पौधा होता है, लेकिन कई बार पौधे से गिरे बीजों से कई पौधे उग जाते हैं। इसे लेकर ध्यान रखें कि घर में तुलसी का पौधा विषम संख्या यानी 1, 3, 5, 7 जैसी ही रखनी चाहिए। विषम संख्या में तुलसी के पौधे लगाना शुभ होता है। तुलसी दो तरह की होती है, एक रामा तुलसी, दूसरी श्यामा तुलसी। रामा तुलसी होती है, उसका पत्ता बड़ा होता है और उनकी पत्ती हरी होती है, लेकिन जो श्यामा तुलसी होती है उसका रंग थोड़ा काला होता है। हे प्रिय, तुलसी तुलसी होती है, वो चाहे रामा हो या श्यामा, पर कई लोगों को भ्रम होता है कि इसमें से एक तुलसी शुभ नहीं होती, पर यह बिल्कुल गलत है। रामा और श्यामा दोनों ही तुलसी शुभ होती हैं। दोनों ही तुलसी मनुष्य अपने आंगन में लगा सकता है, लेकिन ध्यान रहे तुलसी छत पर कभी भी ना लगाएं, हो सके तो आंगन में ही लगाएं। नीलकंठ की पत्नी बोली, हे पतिदेव, अब मुझे वो 8 बात बता दीजिए जो लक्ष्मी माता ने अमर सिंह को बताई थी। तब नीलकंठ वो बात बताने लगा। पहली बात, बात ज्ञान की है कही, मानव तू मत भूल, होती है अज्ञानता निर्धनता का मोल। दूसरी बात, समय भरोसे बैठता रहता सदैव गरीब, बिना कर्म के बदले नहीं उसका कभी नसीब। तीसरी बात, आलस कर सदा रहता जो परिवर्तनहीन, वही काम फिर करे कहे स्वयं को दीन। चौथी बात, नहीं गरीबी से बड़ा है कोई अभिशाप, हासिल करके ज्ञान ही करो दूर अब आप। पांचवी बात, दोष समय को दो नहीं, नहीं बनो मजबूर, कर्म साधना में जुटो करो गरीबी दूर। छठी बात, कर्म कभी करता नहीं कोसे सदा नसीब, भाग्य भरोसे बैठता वह मानव रहे गरीब। सातवीं बात, अज्ञानी पर ही सदा कर गरीबी वार, विजय होता युद्ध में ज्ञान सदा हथियार।
आठवीं और सबसे आखिरी बात, पैसों के बाजार में बदल गई तहजीब, धन दौलत से जुड़े रिश्ते हुए गरीब। दोस्तों, आपको तुलसी लगाने और उसकी पूजा पाठ करने के नियम हम पहले भी बता चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हुआ हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।